तुम्हें मेरे वजूद से कराहत आती है ना, नफ़रत होती है। तुम्हें खुद से जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, सबको यही कहती रहती हो ना कि 2 टके की समारा मुझे आकर कह गई कि मैं उसके साथ वो रिश्ता बनाऊँ जो तुमने कभी नहीं बनाया। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये सब अब और नहीं, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि कायान ज़ार कौन है। ये आप क्या कह रहे हैं? कायान? आप गलत। शट अप! मैं जो कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। ये कहकर उसने हुरैन को बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उस पर झुक गया। नहीं कायान, प्लीज़ आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बहुत पछताएँगे आप। ना करें, आप होश में नहीं हैं। प्लीज़ कायान। वो होश में नहीं, होश में तो अब आया हूँ। ये कहकर कायान ने उसका हाथ गाउन की रोप स्ट्रिप खोल दी। उसकी गिरफ्त मजबूत और सख्त होती गई। वो रोती और चीखती रही और खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, पर कायान होश में नहीं था। उस पर जुनून सवार था। जब उसकी आंख खुली तो उसने कायान को खुद की गिरफ्त में पाया। खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करके वो उठने लगी, पर कायान उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया और खुमार भरे नशे से चूर लहजे में बोला, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। ये कहकर वो एक दफा फिर उस पर झुका। कायान, खुदा के लिए छोड़ दे, मुझे जाने दे। जो चाहते थे आपने कर लिया, अब प्लीज। अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया है। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। एक दफा फिर वो उसकी गिरफ्त में थी, बस फर्क ये था कि इस दफा वो बेहिसो हरकत पड़ी रही। कायान के सोने के बाद वो उठी और पास पड़ी कायान की शर्ट पहनकर वो वॉशरूम आई। शावर खोलकर वो उसके नीचे जा खड़ी हुई और रोते रोते नीचे बैठती चली गई। ठंडा पानी उसे भिगो रहा था, उसके आंसू बह रहे थे। कायान, आपने मेरा मान, मेरी मोहब्बत, मेरी इज़्ज़त सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। नशे की हालत में आप सब भूल गए। क्यों कायान, क्यों? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप बहुत बुरे हैं आप। कितनी ही देर वो ऐसे शावर के नीचे बैठकर रोती रही। ठंडे पानी ने उसके असबाब मुंजमद कर दिए और वो होशो-हवास से बेगानी हो गई। कायान कब से बैठा बेज़ार हो रहा था। वो सियालकोट बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में आया था, लेकिन अपने डैडी के इसरार पर उसे चौधरी सुलेमान साहब के स्पोर्ट्स गाला पर शिरकत करनी पड़ी। यहाँ बहुत सारे स्कूल के तलबा और नए टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ जमा थे और मुकाबले के लिए बाकायदा खुद को तैयार कर रहे थे। सभी बहुत खुश और जोशो-खरोश में थे, सिवाय एक स्कूल ग्रुप के। वो लोग बहुत उदास और मायूस दिखाई देने के साथ-साथ किसी के मुंतज़िर भी नज़र आ रहे थे। जहाँ हर तरफ बच्चों के चेहरों पर खुशी और उनमें जोश और जज़्बा भरा हुआ था, वहाँ उन उदास बच्चों को देखकर न चाहते हुए भी वो उनकी जानिब मुतवज्जो हो गया। काया ने देखा कि अचानक उनके उदास चेहरे खुशी से चमक उठे, जिससे वो काफ़ी हैरान हुआ। उनकी नज़रों के ताक़ुब में कायान की नज़र भी उस तरफ गई और पलटना भूल गई। उफ़! तो बहुत लेट हो गई। सब स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैम से अलग इंसल्ट होनी है। क्यों रात को मूवी देखने लग गई? इसी वजह से लेट हो गई। गाड़ी में बैठी वो खुद से मुखातिब थी। वैन वाले अंकल ने गाड़ी जना स्टेडियम के बाहर की रोकी और वो उनका शुक्रिया अदा करती तेज़-तेज़ कदमों से चलने लगी। इतने हजूम में वो रास्ता बनाए और इर्द-गिर्द की परवाह किए वो तेज़-तेज़ कदम उठा रही थी। प्रेल कलर की फ्रॉक, ब्लू जीन्स, व्हाइट स्पोर्ट्स शूज़ और ब्लैक दुपट्टे को मफलर की तरह गले के गिर्द लपेटे, एक हाथ में व्हाइट वॉच पहने, लंबे बालों की पोनी टेल बांधे, साफ और उजली रंगत, लाबीनी पलकें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, वो उसे दुनिया में से आई कोई हूर लग रही थी, जो गलती से उस दुनिया में आ गई थी। उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स उसके गिर्द जमा हो गए और वो हंसते हुए माजरत करने लगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि वो खो सा गया। वो स्टेडियम के एक महसूस हिस्से में बैठा हुआ था, जो खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया था। यह जगह उस तरह से थी कि वहां बैठा शख्स सबको देख सकता था, पर वो किसी को नजर नहीं आता था। वो भी उस जगह पर थी जहां से वो बआसानी देख सकता था, जबकि वो सबसे बेनियाज अपने स्टूडेंट्स के साथ मगन थी। वो ऐसे ही खुद सा उसे देख रहा था। फंक्शन कब खत्म हो और उसे कोई होश नहीं थी। होश तो तब आया जब वो नजरों से ओझल हुई। वो उसे देखने बाहर आया, पर वो कहीं नहीं थी। क्या हुआ बरखुरदार, कहाँ जाने की जल्दी है या किसी को ढूंढ रहे हो? सलमान साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं की अंकल, बस घर जाने लगा तो सोचा आपको मिल लूं। इतनी जल्दी? घर चलो, अपनी आंटी से भी मिल लेना। तुम उसे बगैर मिले तो नहीं जा सकते, वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। आखिरी बात पर वो हंसते हुए शरारत से बोले तो वो भी मुस्कुरा कर बोला, अंकल डोंट वरी अबाउट आंट, वो कुछ नहीं कहती। आप बता देना कि बहुत ज़रूरी मीटिंग थी तो जाना पड़ा, अगली दफ़ा ज़रूर आऊँगा, फ़िलहाल इजाज़त दे चलता हूँ। अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से चला गया। सारे रास्ते भी वो उस दिलकश मुस्कुराहट वाली लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर तंग आकर खुद को उसकी सोचों से दूर रखने का इरादा किया, क्योंकि वो सबको अपनी वक़्ती अट्रैक्शन समझ रहा था। वो ये समझ रहा था कि सब कुछ देर के लिए है, बाद में उसकी ये फीलिंग्स खत्म हो जाएँगी। वो महज़ उसका क्रश है और कुछ भी नहीं। पर वो उस बात से अनजान था कि मोहब्बत लफ्ज़ को झूठा कहने वाला इंसान किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसने हमेशा अपनी ज़िंदगी से उन जज़्बात से दूर रहकर गुज़ारी थी। उसे ये सब बस फ़िल्मी बातें लगती थी।
पापा हम जीत गए। इतना कमाल का खेले मेरे स्टूडेंट्स, पापा लड़के तो लड़के, मेरी लड़कियाँ भी कम नहीं थी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने वालिद इलियास साहब के गले में बाहें डाले बड़े मज़े से अपनी जीत के बारे में बता रही थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, खलीमा बेगम जो चावल साफ कर रही थी, वो प्लेट गुस्से से मेज़ पर रखते हुए बोली, "तो इस घर में पूरा घर सर पर उठाने की क्या ज़रूरत है? हज़ार दफ़ा कहा है कि लड़कियों को अपनी आवाज़ कम रखनी चाहिए। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? जाओ जाकर चेंज करो।" उनकी बातें सुनकर वो उदास हो गए तो इलियास साहब बोले, "आप भी बेगम कमाल करती हैं। आज के ज़माने में रहकर आप भी ऐसी बातें करती हैं। ज़माना बदल गया है। आज के दौर में लड़की और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। हमारी हुरैन मौके की मुनासबत से ही ड्रेसिंग करती है। जाओ हुरैन, हाथ मुँह धोकर आओ, फिर साथ में खाना खाएँ।" हुरैन वहाँ से चली गई, पर इलियास साहब ने उसकी आँखों में मौजूद नमी देख ली थी। उसके जाने के बाद वो हलीमा बेगम से मुखातिब हुए, "बेगम, आप भी बस हुरैन के पीछे पड़ी रहती हैं। वो अब बड़ी हो गई है, आपके इस बर्ताव उसे तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ मुझे भी होती है उसे देखकर, और इलियास ज़माना कितना भी बदल जाए, पर एक औरत के लिए हमेशा एक जैसा ही रहता है। मुझे खौफ आता है कि कहीं उसके साथ भी वो सब ना हो जो बस करें बेगम, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। ऐसे ख़यालात अपने ज़हन से निकाल दें, वो बच्ची मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं।" हुरैन इलियास साहब और बेगम हलीमा की इकलौती औलाद थी, पर बचपन से ही हलीमा बेगम का बर्ताव उसके साथ ऐसा ही है। उन्होंने कभी हुरैन से प्यार से बात नहीं की, जबकि इलियास साहब की जान हुरैन में बसती थी। प्यार हलीमा बेगम भी उससे करती थी, पर पता नहीं किस चीज़ का खौफ उन्हें हुरैन से दूर रखता था। इसी वजह से उनमें बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था और वो उस पर अपना गुस्सा निकालती रहती। उनके इसी बर्ताव की वजह से हुरैन अपने पापा से बहुत अटैच थी। वो ऑफिस से घर आया तो पोर्च में ब्लैक लेटेस्ट मॉडल जगुआर खड़ी थी। ब्लैक कलर उसका फेवरेट था। उसे ये कार बहुत पसंद आई। वो अंदर दाखिल हुआ तो जिलानी साहब हाल में सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। सलाम के बाद वो फौरन बोला, "डैड, थैंक्स फॉर सच एन अमेजिंग गिफ्ट, आई लव इट।" वो गिफ्ट मैं हुरैम के लिए हरीम के लिए लाया हूँ, उसकी बर्थडे आ रही है तो उसी ने फ़रमाइश की थी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोले, वो ये कायान के लिए ही लाए थे, बस अपने लाडले बेटे को तंग कर रहे थे। उनकी बायोडेट पर कायान कायान बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, सो व्हाट, ये मुझे पसंद आ गई है तो अब ये मेरी होगी। वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कायान को कोई चीज़ पसंद आ जाए और उसके डैड वो किसी और को दे दे। तुम्हें मैं इस तरह की न्यू मँगवा दूँगा अभी। नो वे डैड, ये मुझे ही चाहिए, जो चीज़ मेरी पसंद आ जाए, वो बस मेरी ही है, किसी और की नहीं, और ना ही उसके जैसी किसी के और के पास हो सकती है। वो ज़िद्दी अंदाज़ में बोला तो जिलानी साहब कहका लगाकर हँसते हुए बोले, "रिलैक्स बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही मँगवाई है, बस तुम्हें तंग कर रहा था, पर मैं नोट कर रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी होते जा रहे हो।" उनकी बात पे वो मुस्कुराता उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, "वो इसलिए क्योंकि मेरी हर ज़िद पूरी करने के लिए आप जो हैं, चले न्यू कार में ज़रा घूम कर आएँ।" जिलानी साहब एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। वो मैट्रिक के बाद से ही वो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने शादी भी एक अमेरिकी खातून से की जो मुस्लिम होगी। उसके बाद उनके घर कायान की पैदाइश हुई। कायान की दुनिया में आते ही उसकी वालिदा इस दुनिया से कोच कर गई। उन्होंने अकेले ही कायान की परवरिश की। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते थे और ना ही दूसरी बीवी लाकर वो अपने कायान की मोहब्बत में कोई कमी-बेशी होने दे सकते थे। उन्होंने हमेशा उसकी हर जायज़-नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की और इसी चीज़ ने उसे ज़िद्दी बना दिया। उसके अलावा अच्छा इंसान था, किसी किस्म की भी बुराइयाँ नहीं थी उसमें, उनके सर्कल में आम ना थी। ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना वो स्मोकिंग करता था और ना ही ड्रिंक। उसे ये मोहब्बत, इश्क वगैरह में ना दिलचस्पी थी और ना ही यकीन। वो लोग 5 साल पहले ही पाकिस्तान वापस आए थे। जिलानी साहब का बिज़नेस बहुत वसीह पैमाने पर फैला हुआ था। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में उनके बिज़नेस की बड़ी शाखें मौजूद थी। पाकिस्तान आने के बाद जिलानी साहब के बेहद अजीज दोस्त लगारी साहब ने अपनी बेटी हरीम के लिए कायान का हाथ मांगा, जो कि लगारी साहब के लिए बस एक बिजनेस डील थी क्योंकि हरीम उनके भाई की बेटी थी। एक कार एक्सीडेंट में उनके भाई और भाभी की डेथ हो गई। लगारी साहब की अपनी कोई औलाद ना थी, तो उन्होंने हरीम की परवरिश की। वो हरीम से बहुत मोहब्बत करते थे, वो कायान को जानते थे और इसीलिए अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिलानी साहब से इस रिश्ते को करने पर इसरार किया। लगारी साहब की जिद पर जिलानी साहिब भी मान गए। उन्होंने कायान से पूछा तो उसने कहा कि ये सब उनकी कोई वैल्यू नहीं और ना ही उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर फिर भी वो उसकी शादी हरीम से करवाना चाहते हैं तो उसे कोई एतराज़ नहीं। वो अपने ऑफ़िस में चेयर पर बैठे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। काम करते-करते जब वो थक गया तो उसने चेयर की पुश से टेक लगाकर आँखें मूंद ली। आँखें बंद करते ही उसे वही दिलकश मुस्कुराहट वाली लड़की दिखाई दी। उसने घबराते हुए आँखें खोल दी कि इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ, उसके माथे पर बल पड़ गए और डोर
रूड लहजे में बोला, कम इन। उसका रोबो दबदबा इतना था कि सभी उससे डरते थे। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई भी शख्स बगैर इजाज़त उसके कमरे या ऑफ़िस में आए, और सभी इस बात का बहुत ख़्याल रखते थे। उसकी सेक्रेटरी हिना डरते-डरते अंदर आई, क्योंकि वो उसकी आवाज़ से ही उसके मूड का अंदाज़ा लगा चुकी थी, इसलिए डर रही थी कि कहीं उसकी इंसल्ट ना हो जाए। वो बोली, "सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। एक्चुअली मैम हरीम आपसे मिलने आई है। हमने बताया भी कि आप मसरूफ़ हैं। आपने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, पर वो हमारी नहीं सुन रही, सबकी इंसल्ट भी कर रही है।" ठीक है, भेजो उसे अंदर। कायान, तुम्हारा स्टाफ बहुत बदतमीज़ है। मुझे मिसेज़ कायान को अंदर आने से, तुमसे मिलने से रोक रहे थे। मैंने भी कहा कि कायान को बताओ उसकी हरीम आई है, वो कभी मुझसे मिलने से मना नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं उस इस कैटरी को चेंज करो, मुझे वो नहीं पसंद। जब देखो तुम पर चाँस मारती रहती है। और हरीम अंदर आते ही अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। उसकी फ़िज़ूल बातों को कायान की गद्दार आवाज़ ने ब्रेक लगाया तो वो तेवरी झड़ाई, गुस्से से बोली, "शट अप! तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि अंदर आने से पहले नॉक करके आते जाओ। जाओ और नॉक करके मेरी इजाज़त लेकर आओ अंदर।" "कायान, ये तुम डू व्हाट आई से?" हरीम बाहर गई और डोर नॉक किया। कायान की इजाज़त मिलने पर वो अंदर आई तो कायान बोला, "तो क्या कह रही थी तुम मिसेज़ कायान नहीं, टू बी मिसेज़ कायान। तुम अभी मेरी मिसेज़ बनी नहीं हो। और रही बात मेरे किसी एम्प्लॉयी की, तो मैं अपने मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम्हें एक दफ़ा हिना ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ और किसी से भी नहीं मिलना चाहता, तो मतलब नहीं मिलना चाहता। क्यों फालतू में तमाशा कर रही थी? ये मत भूलो कि एक बिज़नेस डील है जो तुम्हारे डैड की सरार पर हो रही है, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहकर मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करो, नाउ गेट आउट। हरीम नम आँखों और ख़ुफ़्तज़दा चेहरे के साथ वहाँ से चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना रूड कैसे हो गया। उसके जाने के बाद वो खुद को मलामत करते हुए बोला, "कायान, तुम क्या किसी स्टूपिड और अनजान लड़की के लिए इस तरह का बिहेव कर रहे हो? बस मेरी वक़्त की अट्रैक्शन है जो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना वो लड़की दोबारा मिलेगी और ना मैं सोच पर दोबारा काबिज़ हो गई।" कायान हैदर किसी लड़की का असीर नहीं हो सकता। वो रोते हुए कायान के ऑफ़िस से बाहर निकली तो जिलानी साहब से टकरा गई। उसे इस तरह कायान के ऑफ़िस से रोता हुआ बाहर निकलते देखकर वो समझ गए थे ज़रूर कायान ने कुछ कहा होगा। फिर भी बोले, "क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों रो रही हो?" आपका बेटा बहुत बदतमीज़ है, उसे बात करने की भी तमीज़ नहीं। उसकी बात सुनकर बोले, "चलो मेरे साथ कायान के पास।" कायान के ऑफ़िस के बाहर खड़े होकर उन्होंने भी दस्तक दी। इन्हें भी ऐसे दस्तक देखकर वो परेशान रह गई तो वो बोले, "कायान की नेचर बहुत मुख़्तलिफ़ है, वो इन बातों में कम्प्रोमाइज़ नहीं करता।" उनके ना करने के अंदाज़ से वो समझ गया कि ये इसके डैड हैं। जिलानी साहब अंदर आए, उनके साथ हरीम भी थी। वो समझ गया कि अब उसके डैड उसे क्या कहेंगे, इसीलिए वो बोला, "डैड उसे कहीं मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप उसे समझा दें।" "कहा यार बेटा, मैं तो उसे समझा दूँगा, लेकिन तुम भी अपने रवैये पर तवज्जो दो।" जिलानी साहब ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा तो वो बोला, "डैड मेरा रवैया ऐसा ही है, मैं फ़िलहाल मीटिंग पे जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे जब बस हम दोनों हों।" ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जिलानी साहब हरीम से मुखातिब हुए। "हरीम, कायान दिल का बुरा नहीं, बस तुम्हें उसे समझना होगा, उसे समझने की कोशिश करो, एक साथ वक़्त गुज़ारो और उसके मामलात में दूर ही रहा करो, क्योंकि वो किसी की भी दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे देखकर उस बात का अंदाज़ा लगा लो कि मैं उसका बाप होने के बावजूद भी उसके ऑफ़िस या कमरे में दस्तक दिए बगैर नहीं जाता। रही बात उसके रवैये की, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी बीवी अपनी मेहनत से और मोहब्बत से वो भी ठीक कर देगी। अंकल, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे आपने कहा है।" हरीम उनकी बात सुनने के बाद मुतमईन अंदाज़ में बोली। मीटिंग के बाद जब वो घर आया तो सीधा स्टडी में जिलानी साहब के पास गया जो किसी तारीखी किताब का मुताला कर रहे थे। "डैड, खाना खाया आपने?" वो उनके पास बैठे हुए बोला। उसकी बात के जवाब में उन्होंने अपनी ग्लासेस नीचे करते हुए कुछ पल उसे देखा, फिर वापस ग्लासेस ऊपर कर ली और अपना मशग़िला जारी रखा। उनके इस तरह करने पर वो मुस्कुराते हुए बोला, "क्या डैड, आप भी ये बीवियों की तरह रूठ कर बैठ जाते हैं? आपको पता है कि मुझे बनाना नहीं आता?" इसकी बात पर जिलानी साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और इस तरह खामोश रहे। कायान दोबारा बोला, "ठीक है, आपकी लाडली को सुबह सॉरी के तौर पर उसके फेवरेट डिज़ाइन्स का ड्रेस दिला दूँगा, वो भी खुद लाहौर जाकर। अब खुश? बिल्कुल मेरे शहज़ादे, मैं खुश हूँ। डैड, आप वाक़ई में मुझसे अपनी हर बात मनवा लेते, वो भी बगैर कहे। बहुत ज़िद्दी हो गए हैं आप।" इस बात पर वो कहका लगाते हुए बोले, "क्या करूँ? बाप भी तो तुम्हारा ही हूँ। हुरैन, तुमने अभी ज़ारा भी शॉपिंग नहीं की। यार मेरा निकाह है, पर तुम और सहरी ऐसे सीरियस ही नहीं ले रहे। चलो ना हमारे साथ।" आमना मुँह बनाते हुए बोली। आमना उसकी चची या ज़ात बहन होने के साथ-साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। बचपन ही से वो दोनों साथ ही रहे। कॉलेज में उनकी दोस्ती सैरी से हुई, उसके बाद ये तीनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई और एक साथ पढ़ाई करने के बाद जॉब भी एक साथ ही कर रही थी। आमना का निकाह उसके मामूज़ाद कज़न ज़ैद से हो रहा था। वो तीनों उस वक़्त हुरैन के घर थे और उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए मना रहे थे। इसके बाद सैरिश भी बोली, "हुरैन, तुम मान क्यों नहीं रही? चलो हमारे साथ और आमना के निकाह के साथ-साथ मेरी शादी की शॉपिंग भी कर लो। कोई पता नहीं कब ये गुड न्यूज़ मिल जाए।" उसकी बात सुनकर वो दोनों खुशी से चिल्लाई, "क्या वाक़ई? कब और कौन है?" "जी वाक़ई में पापा के रिलेटिव्स में से हैं,
नाम उनका उस्मान है और शादी एक माह बाद है। वो शर्माते हुए बोली, तुम बड़ी छुपी रुस्तम हो। हुरैन उसे कौनी मारते हुए बोली, निकम्मी तस्वीर तो दिखा। आमना के बोलने पर वो मुंह बनाकर बोली, तस्वीर में कुछ तो देख, खुद तो देख लूं। तुमने अभी तक नहीं देखा और बगैर देखे हाँ कर दी। हुरैन ने हैरानगी से पूछा तो वो बोली, जी क्यों, कि मुझे यकीन है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं कह सकते। उसकी बात पर दोनों ने उसे गले लगा लिया। वो तीनों ही ऐसी थी, अपने वालिदैन का हर हुक्म मानने वाली। हुरैन तुम चल रही हो या नहीं? आमना फिर से हुरैन की तरफ मुतवज्जो हुई। हुरैन खामोश रही तो फिर आमना उसका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में ले आई, जहाँ इयास साहब बैठे थे। वो उनसे बोली, ताया अब्बू देख लें आप अपनी बेटी को, बस इसे इतनी सी कदर है, उसे हमारे साथ लाहौर नहीं जा रहे। हुरैन चली जाओ बेटा, हमारी दूसरी साहबजादी को नफरत न दिखाओ, कितने दिनों से वो तुम्हें कह रही है। इलियास साहब के कहने पर वो उदासी से बोली, नहीं पापा, आपको मम्मा का पता है, मैं यहीं से शॉपिंग कर लूँगी। अपनी बात कहकर उसने हलीमा बेगम की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे देख ही रही थी। वो गुस्से से बोली, हर जगह बस अपनी माँ को ही बदनाम करो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जिसके साथ मर्ज़ी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ कुछ भी हो गलत हो, तो हमारा ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। बेगम सोच समझ कर बोली, हाँ, मेरी बेटी के बारे में बोल रही हैं। इलियास साहब अपना गुस्सा काबू में रखते हुए हुरैन ने भी अपनी आँखों की नमी छुपाने के लिए सर झुका लिया। आज पहली दफ़ा इलियास उसकी वज़ह से उसके वालिदैन में ऐसे अनबन हो रही थी, वो भी उन दोस्तों के सामने। हलीमा बेगम अक्सर औक़ात ऐसी बातें कर देती थी, पर इलियास साहब हमेशा बात मज़ाक में ले जाते और आज बात संजीदगी इख्तियार कर गई, क्योंकि हुरैन से रिलेटेड वो कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके इस अंदाज़ पर हलीमा बेगम ने नॉर्मल अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा, इलियास वो मेरी भी बेटी है, पर हालात बहुत ख़राब हैं, बस इसी वज़ह से बोला। हुरैन किसी गैर के साथ नहीं, अपने चचा साथ जा रही है और अपनी फ्रेंड्स के साथ। अपनी बात कहकर वो हुरैन का पास आए, उसे पैसे देकर बोले, जाओ बेटा, जाकर रेडी होकर आओ और तुम लोग शॉपिंग करो, एंजॉय करो, तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं कहती। हुरैन बगैर कुछ कहे कमरे में गई और तैयार होकर नीचे आ गई। उसका मूड अभी भी ऑफ था। वो दोनों हुरैन को लेकर बाहर गई, जहाँ अमना की फैमिली भी जाने के लिए आ चुकी थी। वो तीनों भी गाड़ी में आकर बैठ गई। सैरिश उसके कान में बोली, तुम्हारी मम्मा को देख के लगता है उन्हें तुमसे ज़रा प्यार नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी ज़रा-सी तकलीफ़ पर वो तड़प उठी हैं, उनका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। वो सोते हुए बोली तो आमना काफ़ी सीरियस अंदाज़ में बोली, यार मुझे तो टेंशन हो रही है सोच-सोच कर कि अगर सैरी का फियांसे गंजा, मोटा और काला हुआ तो हमारी इस प्यारी सी फ्रेंड के बच्चे किस पर जाएँगे और कितनी आला फैमिली बनेगी, जस्ट इमेजिन। उसकी बात पर हुरैन ने बेसाख्ता कहका लगाया, जबकि सैरिश ने आमना पर धमकों की बरसात कर दी। फिर बाद में तीनों के कहके की आवाज़ पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। वो तीनों शॉप में डेकोरेशन देख रही थी। हुरैन को शो पीस बहुत प्यारा लगा, जिस पर लव यू मॉम एंड डैड लिखा था। वो उसे आमना और सैरिश को दिखाते हुए बोली, ये देखो है ना सबसे अलग, मैं ये मम्मा पापा के लिए ले लेती हूँ। वो भी बात ही कर रही थी कि वहाँ मौजूद शरारती बच्चों से एक शीशे का वाज गिर कर टूट गया। उसका कांच हुरैम के पाँव पर लगा और खून निकलने लगा। कायान बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में लाहौर आया था। उसने हुरैम के लिए सॉरी के तौर पर गिफ्ट लेना था और उसका फेवरेट डिज़ाइनर लाहौर में था। तो वो उसके लिए पैकेजेज़ मॉल में आ गया। वो शॉप से निकल रहा था कि उसकी नज़र उसी दिलकश मुस्कुराहट वाली लड़की पर पड़ी, जो हाथ में शो पीस लिए अपने साथ खड़ी लड़की उसे कुछ कह रही थी और साथ मुस्कुरा रही थी। कायान एक दफ़ा फिर उसकी मुस्कुराहट में खो गया और उसके हसीन चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में सिमटी और उसकी जगह तकलीफ के आसार ने ले ली। कायान ने देखा उसके पाँव से खून निकल रहा था। सब लोग हुरैन के गिर्द जमा हो गए। ये तो तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा है, सैरिश परेशानी से बोली। आमना ने उसे सहारा दिया और वो शो पीस पकड़कर साइड पर रखा। इन बच्चों को घूरते हुए बोली, अंधे हो तुम लोग, कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स जिन्हें होश ही नहीं होती अपने बच्चे संभालने की। आमना, ना डांटो उन्हें, बच्चे हैं, मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। वो अपना दर्द बर्दाश्त करते चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोली, क्योंकि वो जानती थी कि आमना को जो उन बच्चों को उनकी नानी याद करवाने का इरादा रखती थी। शोर देखकर बच्चे की माँ भी वहाँ आ गई। वो आमना की बात सुन चुके थे और सारा मामला समझकर भी उल्टा उन लोगों को ही सुनाने लगी। और आमना से बोली, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं, दोबारा इसको कुछ ना कहना। और तुम लोग होते कौन हो कुछ कहने वाले? ना तुम लोगों की कुल क्लास है और ना ही स्टैंडर्ड। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने और आकर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, बस पैसे ईंटने के लिए। इस औरत की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कायान आसानी से सुन सकता था। इससे पहले कि आमना उस औरत की तबीयत साफ करती, सहरी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए बोली, आमना फिलहाल उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कायान बेसुध खड़ा सब देख रहा था। उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। कायान ने दूर से भी उसकी आंखों में नमी देख ली। वो रेलिंग की दूसरी तरफ शॉप के बाहर था और वो लड़की उसके सामने दूसरी तरफ मौजूद थी। उसकी आंखों की नमी ने कायान को बेचैन कर दिया। उसके कदमों ने हरकत की। वो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। जब तक वो वहां पहुंचा, वो वहाँ से जा चुकी थी। उसने वही बच्चा टकराया। काया ने बगैर सोचे-समझे उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बच्चा बहुत बुरी तरह सहम गया और गला फाड़कर रोने लगा। उसके पेरेंट्स भी भागते हुए उसके पास आए और लोग भी इर्द-गिर्द जमा हो गए। बच्चे की माँ फौरन पास आई और चुप करवाते हुए गुस्से से पूछने लगी, "क्या हुआ? मेरे बच्चे को किसने मारा है?" उसके बोलने पर कायान तंज़ी अंदाज में बोला,
अपने बच्चे को तकलीफ में देकर कैसे दौड़ी चली आई आप। तो ये ध्यान रखना भी आपका ही काम है कि आपका बच्चा किसकी तकलीफ का बाइस ना बने। आज आपके इस बच्चे की वजह से उस लड़की की आँखों में आँसू आए, उसे चोट लगी। उसे मैनर्स सिखाएँ, कायान की रोबदार शख्सियत के सामने वो औरत भी झुक कर गई। इतने में उसका शौहर आया और वो कायान की कंपनी में जॉब करता था। कायान उसे जानता था। वो बोला, "सॉरी सर, मैं अपने बच्चे की तरफ से माफ़ी माँगता हूँ।" कायान ने उसे देखा तो वो अंश था जो थोड़ी देर पहले उसके साथ मीटिंग में था। कायान उसे देखकर बोला, "ओह! तो ये आपकी फैमिली है। बेहतर होगा आप घर में रहकर अपने बीवी-बच्चों को तमीज़ सिखाएँ। ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है आपको।" ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसने वलीद को फ़ोन किया जो उसका बेस्ट फ्रेंड होने के साथ-साथ उसका सेक्रेटरी भी था। "वलीद फ़ौरन पता करवाओ कि लाहौर के किस क्लिनिक में या अस्पताल में कोई 22-23 साल की लड़की आई हो जिसका पाँव ज़ख्मी है और मुझे उस लड़की की मुकम्मल डिटेल्स चाहिए हैं।" इत्तेफ़ाक से आमना का फियांसे ज़ैद भी मीटिंग के सिलसिले में लाहौर आया था, जो पेशे से डॉक्टर था। वो इस्लामाबाद में रहता था। वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके उन्हीं के पास आ गया क्योंकि उन्होंने साथ में शॉपिंग करनी थी। हुरैन को ज़ख्मी हालत में देखकर वो फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा और हुरैन को गाड़ी में बिठाकर उसकी मरहम पट्टी कर दी। वो लोग घर वापसी का इरादा रखते थे पर हुरैन ने उन्हें शॉपिंग करने भेज दिया। खुद और सैरिश गाड़ी में बैठी रही क्योंकि उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वलीद ने कायान को कुछ लड़कियों की डिटेल्स सेंड की पर उनमें से कोई भी वो ना थी।